नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हम दो न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बातचीत चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की और कश्मीर की जो पॉलिटिकल जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स की। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। आइडिया तो खैर आपको है, पर देखेंगे आउटकम क्या निकल पा रहा है। दूसरा, इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी या एंट्री के लिए हमने पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि फिजिक्स और मैथ्स होने की ज़रूरत नहीं है 12th क्लास में। ठीक है, उसको लेकर के बातचीत चल रही है। देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा। तो दो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे। इसके अलावा तीसरी न्यूज़ फ्रंट पेज की है सेंट्रल विस्टा को लेकर के। तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे, कुछ प्रोविजंस का पता पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का, और साथ में कुछ कमिटीज़ के नाम भी आ रहे हैं। तो अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे ज़रूर इसको। तो तीन न्यूज़ हो गई फ्रंट पेज से। इसके आगे पेज नंबर 4 पे ये वाली न्यूज़ देखेंगे जिसमें चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा जो कोशिशें की गई कि कैसे भी करके स्टेटस को जो है उसको ख़त्म किया जाए, और उस स्टेटस को ख़त्म करने के चक्कर में जो चाइना ने एग्रेशन दिखाया ईस्टर्न लद्दाख में, उसी के चलते इंडियन आर्मी ने भी अपनी तरफ से एक कॉन्फ्रंटेशन कंटिन्यू रखा। हुआ क्या अल्टीमेटली, LAC के अक्रॉस स्टैंड ऑफ, जो कि अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो मुद्दा तो आपको पता ही है, पर यहाँ पर एक दो पॉइंट्स है जो रिवाइज होने ज़रूरी हैं, वो देख लेंगे। इसके अलावा आज एक्सप्लेन पेज पे एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। इधर देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। वैक्सीन मेकर्स के साथ में क्या डील हो रही है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैमिली का हेड जिसके 89 बच्चे, 38 वाइव्स, वो उसकी डेथ हो गई समथिंग, वो इतना काम का हमारा नहीं है। तो एक्सप्लेन पेज पे कुछ भी आज काम का नहीं है। वर्ल्ड पेज पे भी ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, बस दो न्यूज़ हैं, उनको एक बार देखेंगे, बाकी एक बार समरी लेंगे वर्ल्ड पेज की। इकोनॉमी पेज पे भी एक बार समरी लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो भी हमारे पास गिनती की 2-4 न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट उनको, और बाकी समरी लेंगे बचे हुए पेपर की। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ है कि 2 साल बाद में प्राइम मिनिस्टर ने अभी बातचीत की है टॉप जम्मू कश्मीर लीडर्स के साथ में कि पहले तो देखो पोल्स होंगे, मतलब वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे, और फिर उसके बाद में स्टेटहुड रीस्टोर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, आर्टिकल 370 को लेकर के बातचीत करने की कोशिश की गई थी PDP की जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, उनके द्वारा, पर अभी फ़िलहाल आर्टिकल 370 के रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। वजह कि बोला सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस होल्ड पे है, तो बोला अब सुप्रीम कोर्ट को ही फाइनलाइज करने दो कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन किया गया या इनएक्टिवेशन किया गया 5 अगस्त 2019 को, जिसमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित कर दिया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसका फिर बाद में सुप्रीम जुडिशरी ही फाइनलाइज करेगी। देखो, पॉलिटिकल लीडर्स सारे आए थे वहाँ पे, और इस जेस्चर को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से खुद से इनिशिएटिव लिया और बातचीत के लिए उनको बुलाया पॉलिटिशियंस को, और ये कहा कि कोविड-19 के चलते पहले बातचीत हमारी नहीं हो पाई थी। देखो, अब ये है मुद्दा कि सबसे पहला काम तो होगा डिलिमिटेशन कमीशन का काम, कि जल्दी से जल्दी जो बाउंड्रीज़ हैं वो फिक्स कर दी जाएँ कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स होंगी, ठीक है, असेंबली के इलेक्शन के लिए, और कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से फिक्स होगी। दूसरा टारगेट रहेगा वहाँ पर पोल कराना, इलेक्शन कराना, और फिर तीसरा जो टारगेट है वो है स्टेटहुड रीस्टोर करना। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग में ये कहा कि एडिक्वेट एकदम सही टाइम आएगा तब जा करके हम रीस्टोर करेंगे स्टेटहुड। ठीक है, तो ये बातचीत इनके बीच में अभी चल रही है। फिर इसी न्यूज़ का जो सेकेंड पार्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो शुरुआत कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा ऑब्जेक्शन ये किया जा रहा है कि सबसे पहला कदम ही बोला पहली हर्डल का काम करेगा, जिसमें कि ज़रूरत क्या है, बोले कि डिलिमिटेशन करो, आप क्या टारगेट हैं आपके, किस तरीके से डेमोग्राफी में आप वेरिएशन करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें। देखो, कांग्रेस के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस की डिमांड्स बताई, और वो डिमांड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। टोटल 5 की डिमांड्स रखी जा रही हैं कांग्रेस के द्वारा। सबसे पहले कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर को, जो यूटी है। दूसरा, विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए जल्दी से जल्दी। तीसरा, लोकल लोगों को गवर्नमेंट जॉब की गारंटी दी जाए।
चौथी चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी और डोमिसाइल से रिलेटेड है, और पांचवी चीज़ है कि कश्मीरी पंडित जिनका एग्जोडस हुआ था 1990s के टाइम पे, उनका रिहैबिलिटेशन हो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस डिमांड कर रही है। ओके, और आर्टिकल 370 की बात मैं आपको बता ही चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन लगी हुई है बहुत सारी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आर्टिकल 370 को जो इनएक्टिवेट किया गया है उसके क्या रेपरकशंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलते हैं सेंट्रल विस्टा वाले प्रोजेक्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल विस्टा, और उसमें देखो ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, बोला उसमें इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। बट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, इसके चेयरमैन है अभी जगदम्बिका पाल, जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने डिनाई कर दिया कि हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अर्बन डेवलपमेंट में हम सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि क्या इस प्रोजेक्ट का प्लान है। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने कि प्रोजेक्ट की बोला पूरी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये देखिए राजपथ, यहाँ पे इंडिया गेट के सामने ये सारा खुदाई का काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये देखो कि एक तो कोशिश ये की जा रही है ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के द्वारा कि वो ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, बोला उनसे हम बात करेंगे कि कमेटी को वो डायरेक्ट करे कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, कमेटी में डिस्कशन होना चाहिए। एक तो ये लोकसभा की वेबसाइट के हिसाब से अगर देखें तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट है ना, इसमें आप देखो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज हैं उसके मेंबर्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। साथ में एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, बोला उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इंडिया गेट के आसपास में बताया जाता है कि वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अपनी वहाँ पर जो ये ठेले लगाया करते थे, थड़ियाँ लगाया करते थे, बोला उनका रोजी रोटी का सवाल आ चुका है। तो ऐसे में जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 नंबर 1 और पीएम स्वनिधि स्कीम, बोला इन दोनों के बारे में बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है इस कमेटी के अंदर। तो ये चीज़ एक तो इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसके अलावा ठीक है, तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो डिमांड ये की जाएगी। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी डिमांड की जा रही है कि हर एक पार्टी के साथ में कंसल्टेशन प्रॉपर हो। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं। मैं ये एक्सर्प्ट्स निकाल रहा हूँ इस आर्टिकल से, बाकी तो देखो पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा हो रही है। अच्छा, इसमें सेंट्रल विस्टा की बात करें तो ये रिवैम्पिंग हो रही है, मतलब एक पुनर्निर्माण होना को कहा जाता है। सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत अनाउंसमेंट हो गई थी। इसमें देखो पार्लियामेंट हाउस जो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 900 से 1200 एमपी तक की कर दी जाएगी। दूसरा टारगेट ये है कि अगस्त 2022 तक कंप्लीट करना है। 75th जो इंडिपेंडेंस डे होगा हमारा, उसके पहले पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसमें 3 किलोमीटर का जो राजपथ पे कंस्ट्रक्शन है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का पूरा ये जो एरिया आ जाता है, वहाँ पर काम किया जाएगा। एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भी बनाया जाएगा, जिससे कि इंटीग्रेटेड मैनर में सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री काम कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा नए रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं, ऑफिस बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव के। समझ गए? तो प्रेसिडेंट हाउस जो है राष्ट्रपति भवन, तो वो तो देखो एज इट इज़ रहेगा, बाकी वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इनके लिए रहने की और ऑफिस की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ओके, तो ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक समरी हमारे सामने आगे, टारगेट क्या है वो भी हमने देखा, अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन कौन है वो भी हमने देखा, और जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन कौन सी कमेटीज़ को चेयर करते हैं अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने ये कहा है कि चाइनीज़ ट्रूप्स ने जिस तरीके से अपनी जो एग्रेशन दिखाई है, और उसमें कोशिश ये थी कि जो LAC के अक्रॉस स्टेटस को जो मेंटेन था, जिसमें एक LAC फिक्स और फिर उसके बाद में एक तरफ चाइनीज़ ट्रूप, दूसरी तरफ इंडियन ट्रूप्स। तो चाइनीज़ ट्रूप्स का जो आना था वो था कि कहीं ना कहीं अपनी इंडिया की तरफ जो टेरिटरी है उसको ग्रैब करना। तो बोला उसी का रिजल्ट है ये स्टैंड ऑफ, जिसमें चाइना ने एग्रेशन दिखाया। इंडिया ये बार बार कह रहा है, ये आपको पता है।
तो देखो ये एक तरीके का वायलेशन था चाइना के द्वारा, जो प्रीवियसली दो बायलैटरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए थे, एक तो 1993 में, एक 1996 में, ठीक है, जिसमें ये कहा था दोनों ने कि हम एक दूसरे की जो भी टेरिटरीज हैं, ठीक है, 1993 1996 का जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद में उसको हम स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस जो भी बातचीत हो रही है दोनों साइड की जो मिलिट्री है वो अपने एक लिमिट में रहेगी। बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी तरफ से क्या कर दिया, एग्रेशन दिखाया, और स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है। बस ये बात है यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं आगे। वर्ल्ड पेज की अगर समरी में देखें तो यूएसए के ट्रूप्स 2001 से लेके अभी तक अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश की थी इन्होंने कि तालिबान को कैसे भी करके उखाड़ फेंका जाए, पर सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वहाँ पर अफगानिस्तान के जिन भी लोगों ने यूएस ट्रूप्स की हेल्प की, जैसे यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये यूएसए के आर्मी पर्सनल्स हैं या नेटो के आर्मी पर्सनल्स हैं, और उनके साथ में ये अफगानिस्तान के लोग हैं जिन्होंने इनको कोऑपरेट किया। तो अब यूएसए के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इन लोगों की सेफ्टी इंश्योर की जाए। तो ऐसे में अभी जिन लोगों ने भी हेल्प की ना यूएसए की आर्मी की, उन लोगों को देखो रिलोकेट किया जाएगा दूसरे कंट्रीज़ में। उसके बाद में फिर यूएस का वीज़ा मिलेगा और फिर उनको यूएसए में सिटीजनशिप देने की बातचीत भी चल रही है। मतलब कैसे भी करके इन लोगों को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि 1 सितंबर लास्ट डेट दी है जब नेटो और यूएसए के ट्रूप्स जो हैं वो विड्रॉ करेंगे। तो एक तो ये न्यूज़ आई है। इसके अलावा और दूसरी न्यूज़ की बात करें तो ब्लैक सी में जो यूनाइटेड किंगडम का जो HMS डिफेंडर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HMS डिफेंडर, ये अभी क्रीमिया के आसपास में एक तरीके से चलता हुआ मिला, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोलिंग करता हुआ मिला। तो रशिया ने क्या किया, वार्निंग दे दी और यही कहा कि भाई आप कोशिश मत करो हमें प्रोवोक करने की। और मैपिंग हमने कल देख ही ली थी क्रीमिया की कि किस तरीके से क्रीमिया को हड़पा था, ये भी मैंने बताया था। पुलिस मतलब मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लिया था। और रशिया के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रीमिया, वजह कि रशिया में पूरी अगर लैंड एरिया की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन है ना रशिया का, वो सारा का सारा स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट ईयर, ठंड पड़ती है वहाँ पे, एकदम नॉर्दर्न पोल आ गया। और जबकि ईस्टर्न साइड में देखें तो डेवलपमेंट नहीं है। वेस्टर्न साइड की बात करें तो यूरोप की तरफ आ जाता है। तो यूरोप में केवल 2 ऑप्शन रशिया के पास में बच जाते हैं, एक तो बच जाता है ये ब्लैक सी की बात करो या फिर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ। पर ब्लैक सी में ये जो क्रीमिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब यूएस हो गया या फिर जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनका तो मानना ये है कि क्रीमिया जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी है, जबकि रशिया बार बार ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। और इसी के चलते 2014 के अंदर रशिया ने एनेक्सेशन भी कर लिया था क्रीमिया का। तभी देखो G8 को G7 कर दिया, हर जगह पे रशिया पे सैंक्शंस लगाने की शुरुआत कर दी थी। तो ऐसे में राइवलरी बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया की अगर बात की जाए तो। बाकी देखो एक भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत हो वर्ल्ड पेज पे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वो 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर आने वाले 3 सालों के अंदर, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है वो ये कि जो सऊदी अरब की जो अरामको कंपनी है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी और अरामको की जो चीफ हैं वो ज्वाइन करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। इसका मतलब क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट है। एक तो बात ये, दूसरा 5G में पार्टनरशिप में एक तरफ तो रिलायंस जियो है तो दूसरी तरफ गूगल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे में 5G नेटवर्क के अंदर काम करेगा कौन, रिलायंस जियो और गूगल साथ में मिलके। तो प्रोजेक्ट क्या बड़े लेवल पे है। और इसी चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सऊदी अरब के रिलेशन अब इंडिया से किस लेवल पे चल रहे हैं, कि इंडिया में सऊदी अरब की जो इंपॉर्टेंट कंपनी है अरामको वो आकर के अब इन्वेस्ट करेगी। ये चीज़ यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कल परसों हमने देखा था ना कि पाकिस्तान का किस तरीके से चाइना की तरफ टिल्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके पीछे क्या हो रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अब पाकिस्तान को सहन नहीं दे रही हैं, वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती हैं पाकिस्तान को, क्योंकि अब उनके सामने भी चैलेंज है इकोनॉमी को लेकर के। तो ऐसे में अभी सऊदी अरब के एंगेजमेंट या फिर वेस्टर्न ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनकी एंगेजमेंट इंडिया से अच्छी खासी चल रही है, जबकि पाकिस्तान के साथ में इनका एंगेजमेंट डाउन हुआ है। ऐसे में फिर पाकिस्तान के पास में फिर इसका एक आयरन ब्रदर एक ही बचता है
वो है चाइना। चाइना के साथ में कोलैबोरेशन कंटिन्यू पाकिस्तान का बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इधर वाली न्यूज़ में देख सकते हो आप जीएसटी जो है वो हल्का सा राइज हो रहा है। वजह ई वे बिल्स हैं वो मई के कंपैरिजन में जून में 34% ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स ये इंक्रीज हुआ है। और ई वे बिल्स आपको पता ही है कि ऐसी परिस्थिति में जब भी आपको पैसों की मतलब ये ट्रेड होता है तो ऐसे में अगर 50,000 से ज़्यादा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का तो ऐसे में ई वे बिल जनरेट कराना ज़रूरी होता है। आगे अगर एक न्यूज़ की बात करें तो आपके सामने एक छोटी सी न्यूज़ इधर है कि इंडिया कोशिश कर रहा है ओपीईसी कंट्रीज से कि भाई आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को थोड़ा सा अफोर्डेबल तो बनाओ, हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं, लगातार हमारे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडिया अपने जो क्रूड ऑयल डिमांड है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये डिमांड की जा रही है। ठीक है, यूएस और इधर ईरान की बात करें तो इनके बीच में भी अगर सेटलमेंट होता है ना तो इसका इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इंडिया और ईरान और यूएसए के बीच की सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि इंडिया ईरान से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर पाएगा आसानी से। ठीक है, तो वो चीज़ भी एक देखने वाली बात है। अभी फ़िलहाल देख सकते हो आप कि लगभग $75.31 पर बैरल के हिसाब से आ रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है ना, तो ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ना वो एक हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन्होंने एक वर्चुअल डायलॉग में ओपीसी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सनसुई बारकिंदो से बातचीत की है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो इस चीज़ को, नहीं तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो वैसे मुश्किलें बनती चली जाती हैं। ओके, फिर बात आ जाती है इधर छोटी सी न्यूज़ ये देख सकते हो गोवा शिपयार्ड डील की। इसमें देखो सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कोशिश कर रही है कि 2 पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाले वेसल जो हैं वो कोस्ट गार्ड को दिए जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस डिस्कशन में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। न्यूज़पेपर आपको कल सुबह मिल ही जाएगा, देख लेना आप लोग फिर से एक बार। थैंक यू।